हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2। सेट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मजबूर कर दिया कि सेट 2 भी मैं जल्दी जल्दी बनाऊं। कैसा लगेगा सेट 2, आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। और क्या क्या लेक्चर्स जो हम आप पढ़ रहे हैं, डेली क्लासेस पढ़ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं वो भी आप मुझे बताया कीजिए। और ये हमारे 10,000 MCQ कोर्स का पार्ट है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, जो मुझे आप फीडबैक देंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या चीज़ें अपडेट्स जो हो रही हैं आपको अच्छी लग रही हैं और क्या अपडेट्स कर सकते हैं और भी, तो वो भी आप मुझे बताते रहा करो, ठीक है। बाकी जो है टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स है। दोनों आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप के ऊपर StudyIQ ऐप के ऊपर। दोनों की वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने परचेज किए हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं अगर उन्होंने परचेज करना है तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू, जो संचार उपग्रह होते हैं उनकी क्यों प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं एक रिले स्टेशन जो होता है उसकी तरह काम करते हैं। जैसे रेसिंग होती है ना, रिले, एक को इसके बाद ऐसे गया, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन भागा, चौथा पर्सन भागा, इस तरीके से। एक्चुअली क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं ग्राउंड स्टेशन से ट्रांसमिट होगा और इसको रिसीव कौन करेगा, सैटेलाइट। जो सैटेलाइट का एंटीना है उसको रिसीव करेगा, उन सिग्नल्स को क्या करेगा, वो फिल्टर करेगा और फ्रिक्वेंसी वो चेंज करेगा और उसको एम्पलीफाई करेगा और अगेन दोबारा से अर्थ के ऊपर भेज देगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट में। और इसमें हम क्या करते हैं, टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट द कम्युनिकेशन सिग्नल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। इंडिया का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है। फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये लॉन्च किया गया है रिसेट 1। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो रिसेट है, दिस इज द रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, दिस इज द रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। और लॉन्च किया गया था ये 2012 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ पे हमारा, दैट इज द श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है। ऐसे ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अब जो ये है रिसेट 1, ये था पहला माइक्रोवेव। और रिसेट 2 जो था लॉन्च किया गया था हमारा 2009 में, 2009 में। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, रिसेट 1। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के ऑथर हैं, दैट इज मार्क टोली। मार्क टोली इज द करेक्ट आंसर, मार्क टोली। और ये 1988 की ये पुस्तक है, यूएस में पब्लिश करी गई थी एज द डिफीट ऑफ ए कांग्रेसमैन। आंसर नंबर डी इज द राइट वन, मार्क टोली। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है, विमल जलान। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, विमल जलान इज द राइट आंसर। यहाँ पे एन के सिंह लिखा गया है, ये 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है हमारे, 15 फाइनेंस कमिश्नर हैं हमारे। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल नंबर होता है संविधान में वो कितना होता है, 280, जिसका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का विभाजन, पैसे का विभाजन करना। ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है, पहले तो एक टर्म दी थी राज कृष्णा जी ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या था कि जब हमारी जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ रेट जो है आपकी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी एज पर द प्लान्ड इकोनॉमी। एनुअल ग्रोथ जो आपका 1991 से बहुत ज़्यादा 1991 में बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और ये स्टैग्नेंट रह गई थी 3.5% के आसपास बिटवीन द 1950 टू 1980s। इस टाइम की ग्रोथ को जो है हम एनुअल जो है आपका हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं, 3.5% के बीच देखने को मिली थी। और ये जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज राज कृष्णा। अमर्त्य सेन जी को 1998 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था इंडिया से, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है इनको अवार्ड मिला था। VKRV राव ये वो पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को पहली बार कैलकुलेट किया था साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। अगर साइंटिफिक बेसिस आता है तो आंसर टिक लगाना है VKRV राव, क्लियर। और नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है हमारे देश में, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और अगर पूछा कि पहली बार नेशनल इनकम कैसे ने कैलकुलेट करी थी, तो दादा भाई नारोजी जी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पे है, कोलकाता में। और इंडियन स्टैटिस्टिकल डे कब होता है, 29 जून को, 29 ऑफ जून। और इस दिन महलनोबिस जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्होंने ही स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था। और महलनोबिस जी को
फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने हमारे देश में सेकंड 5 ईयर प्लान भी दिया था, 1956 से 61 का प्लान दिया था। आंसर नंबर बी, राज कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे है? ये फैसिलिटी जो है आपकी हसन सिटी में है, डेट इज इन द कर्नाटक। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बेंगलोर कह देते हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है आपको। इसरो के हेडक्वार्टर भी बेंगलोर हैं। बेंगलोर इज अ स्पेस सिटी भी कहते हैं, IT सिटी भी कहते हैं। इसरो बना कब था? 15 अगस्त 1969 को बना था, ये याद रखना। और प्लस एक याद रखना कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है, वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। जब भी अगर नए होंगे, चेंज होंगे, जो भी है वो इसका राइट डाउन लिख लेना। Don't laugh, we are the police. This book was compiled by, this is by B.L. Vohra, विशन लाल बोहरा जी। ये IGP थे ये, ठीक है। और इसको पब्लिश किसने किया था? कोनार्क पब्लिकेशन ने। कोनार्क पब्लिकेशन, ये पब्लिश कब करी गई थी बुक? डेट इज 1995। और इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स और भी हैं, जैसे कि रेबल ऑफ द वैली, ये जो है इनकी पुस्तक है रेबल ऑफ द वैली, द थॉर्न्स, क्लियर, 1983 में ये बुक छापी गई थी। और स्पाइडर वेब भी इनकी पुस्तक है, स्पाइडर्स वेब, और ये है आपका 1991 में। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इज, पहला जो कमर्शियल है सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था वो कौन सा था? दैट इज सारस। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पहला मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर नंबर डी। और इसको डेवलप किसने किया था? दैट इज द नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने। नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको डेवलप किया था, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में है। और जो सारस है, इन्होंने पहली फ्लाइट जो ली थी वो कहाँ से ली थी? HALA एयरपोर्ट, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी एयरपोर्ट इन द बेंगलोर में ली थी 2004 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। पवन हंस की बात कर रहे हैं तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है जो बेस्ड है आपकी न्यू दिल्ली बेस्ड, क्लियर। और तेजास की बात करें, HAL तेजास जो है ये डिजाइन किसने किया था? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया था। ये दोनों ने किया था। और किसके लिए किया था? इंडियन एयरफोर्स के लिए किया था और इंडियन नेवी के लिए किया था। एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इन्होंने किया था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड की, ये आपके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, इसके भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसके भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सारस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की? डेटा प्रदान क्रम में आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में जाना है, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे छोटा जो क्रम होता है वो होता है बिट, सबसे ज्यादा छोटा होता है बिट 10 में। और बाइट्स, देन 8 बाइट्स कहते हैं, 8 बिट्स कहते हैं। देन उसके बाद होता है फील्ड होता है आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। देन रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये होता है आपका फील्ड का कलेक्शन। और उसके बाद जो होता है फाइल्स, देन उसके बाद डेटाबेस जो होता है वो बड़ा होता है, दैट इज बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड जो है डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। तो आंसर इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4, क्लियर। आंसर नंबर 4 इज द राइट वन। इनमें से पहला पर्सन बताइए जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारत रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो पहले तो ये हमारे देश का फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो आम नागरिकों को मिलता है, सिविलियन अवार्ड है ये। और राष्ट्रपति देते हैं। CV रमन जी जो हैं पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड मिला था। एक्चुअली 1954 में ही भारत रत्न अवार्ड दिया जाने लगा था पहली बार, और 3 लोगों को मिला था, जिसमें एक CV रमन जी भी थे, एक C राजगोपालाचार्य भी थे और S राधाकृष्णन जी भी थे। C राजगोपालाचार्य वो हैं जब आज़ाद देश हुआ था हमारा तो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे, दैट इज C राजगोपालाचार्य जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये हमारे देश के फर्स्ट आज़ाद भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और दूसरे प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर।
ये याद रखना है आपको। क्लियर। सीवी रमन जी इज द करेक्ट आंसर। सीवी रमन जी। अगर मैं बीसी रॉय की बात करता हूं तो ये इनके लिए अवार्ड दिया जाता है आपको मेडिसिन फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में। और हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? दैट इज द 1 जुलाई को, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। आंसर नंबर जो है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रशेखर जी की बात करते हैं तो इन्होंने कोई अवार्ड नहीं मिला इनको। गोविंद बल्लभ पंत को अवार्ड मिला है 1957 में अवार्ड मिला था भारत रत्न, और बीसी रॉय जी को भी मिला था 1961 में। बट बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है मेडिसिन फील्ड में, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भारत रत्न। भारत रत्न में जो पिक्चर है ये क्या है? ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या है? रिम। सन के अराउंड है रिम। ये जो बना हुआ है ये प्लेटिनम का बना हुआ है, पहली बात तो प्लेटिनम का, ठीक है। जो इसमें लिखा गया है यहाँ पे, जैसे भारत रत्न लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, सो ये किस उसमें लिखा गया है? ये लिखा गया है ब्रॉन्ज में लिखा गया है। देखिए जी, यहाँ पे क्या है? ये लिखा हुआ है आपका क्या है? जो ये आई मीन प्लेटिनम में है, ठीक है, और उसके बाद ये लिखा गया है ब्रॉन्ज में लिखा गया है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? मतलब बाहर से कौन सी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी ये है। डीवीडी जो है ये भी है आपकी आती है। पेन ड्राइव भी बाहर वाली होती है। रैम नहीं होती, रैम तो कंप्यूटर की होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो दिस इज द इंटरनल स्टोरेज। क्लियर, ये एक्सटर्नल नहीं है, तो आंसर इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल स्टोरेज है, इसको हम नॉर्मली मेमोरी के नाम से यूज किया जाता है। आंसर नंबर 4। यूएसबी जो है ये किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी जो है एक, जो आप यूएसबी कह सकते हो, जो है एक, इसको आप मेमोरी स्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस देखने को मिलती है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी जिसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और यूएसबी इंटरफेस के साथ जो आपकी इंटीग्रेटेड होती है, ये रिमूवेबल होती है, रीराइटेबल होती है, डेटा कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा आती है। तो सेकेंडरी तो होती है, और सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो मतलब 1 और 3 इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन अगर पेपर में ये इस तरीके से क्वेश्चन आया है तो हमें 3 को ही टिक करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ऑक्सिलरी भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका दोनों आंसर बनेंगे। क्लियर। आंसर नंबर 3 और 1। तो पहले हम प्रेफरेंस देंगे सेकेंडरी को। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। वीडियो टेप को इन्वेंट किसने किया था? वीडियो टेप को इन्वेंट किसने किया था? वीडियो टेप जो होती है ये क्या होती है? जिससे हम इमेजेस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, और मैग्नेटिक टेप के थ्रू, मैग्नेटिक टेप, क्लियर, इसके थ्रू हम करते हैं। फिल्म जो स्टॉक होता है रैंडम एक्सेस डिजिटल मीडिया में हम इसको यूज़ करते हैं, और मेडिकल डेटा, साइंटिफिक डेटा और बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर ली जाती हैं। और जैसे आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है, ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें देखने को मिलता है, दैट इज अ वीडियो टेप में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो ये वीडियो टेप जो है इन्वेंट करी थी किसने? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। तो आंसर नंबर बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। पीटी फार्न्सवर्थ, तो ये दिया था, इन्होंने टीवी को इन्वेंट किया था, टेलीविजन को। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। हु इज द ऑथर ऑफ आई टू हैड ए लव स्टोरी? आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्र सिंह। ऑब्वियसली बात है, सबकी लव स्टोरी होती है, मेरी भी थी, ठीक है एक्चुअली। रविंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर। रविंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर। और इसको पब्लिश किसने किया था? पहली बार 2008 में पब्लिश किया गया था बाय द सृष्टि पब्लिशर, सृष्टि पब्लिशर। क्लियर। और इसको रीपब्लिश किसने किया है? पेंगुइन इंडिया ने। इसको रीपब्लिश किया गया था पेंगुइन इंडिया द्वारा 2012 में। सो ये ध्यान रखना। सो रविंदर सिंह इज द नेम। आई टू हैड ए लव स्टोरी। क्लियर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टेलनेट वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलनेट, ये छोड़ो कि क्या है ये चीजें। टेलनेट वर्ड का मतलब क्या है? तो दिस इज ए टेलीफोन नेटवर्क। आंसर नंबर 1, टेलीफोन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपका इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है, इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं। बायो डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा दोनों तरफ से जाता है, टेक्स्ट ओरिएंटेड भी होता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। टेलीफोन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। क्लियर। सो ये नॉट थैंक यू अभी क्वेश्चन थे, और आई थिंक वो गलती से लग गया, बट अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन और भी हैं।
What is the name of the 70-year-old old women from the Odisha who was awarded the Padma Shri Award for the work of a conserving hundreds of variety of paddy seeds throughout her life? मतलब इनमें से 70 साल मतलब ओल्ड लेडी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। उन्होंने पैडी सीड्स जो हैं 100 वैरायटी वाले कंजर्व करके रखे थे। कौन है ये? तो इनका नाम है कमला पुजारी जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। ये कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं ये, ठीक है। और इन्होंने प्रमोट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो नॉर्मल हम खाद से करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हमारे देश में पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन था? सिक्किम था। सिक्किम, क्लियर। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम हमारा जो है सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है और कंचनजंगा चोटी भी देखने को मिलती है। सिक्किम पहला ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट भी है, मतलब खुले में शौच ना करने वाला पहला स्टेट भी सिक्किम बना था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज आपका नाम है कमला पुजारी जी। सिरसी बीटल नट इज द फर्स्ट अरेका नट जो जिसको जीआई टैग मिला था। ये बीटल नट जो है कौन सी स्टेट में उगाया जाता है? सो ये है आपका कर्नाटक में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक इज द करेक्ट वन। कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सिरसी जो सुपारी है आपकी, ये इसको जो है ये बहुत अलग अलग इलाकों में, जैसे सिरसी, सीतापुर, क्लियर, और येलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके कन्नड़ के, उत्तर कन्नड़ के, कर्नाटक में, वहां पे ये उगाया जाता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In which city of Uttar Pradesh will the 11-story पागल बाबा टेम्पल बी फाउंड? 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है हमें कहां पे देखने को मिलता है? सो दिस इज इन द वृंदावन। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। ये जो टेम्पल है ये 11 जो मंजिल है और इसमें जो है ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, आपको दिख रहा है आपको व्हाइट मार्बल से। टॉप मोस्ट फ्लोर जो है आपका ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू देता है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पपेट एग्जीबिशन होता है, पपेट एग्जीबिशन, क्लियर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO? जो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो इनमें से कौन सी है? तो वो है आपकी अग्नि 5। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अग्नि 5 DRDO द्वारा भेजी गई है और इसका जो टारगेट है अप टू 5000 किलोमीटर और उससे आगे भी होता है, 5000 किलोमीटर से। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, याद रखना। और ऐसी एक चीज याद करो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। कौन से इंस्टीट्यूट ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो नाइट्रोजन जनरेटर है हम उसको ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट कर देंगे? और ये हुआ था सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक में, पहली बार ऐसा हुआ था। जो नाइट्रोजन जनरेटर हैं वो ऑक्सीजन जनरेटर में तब्दील किए थे, तो वो IIT बॉम्बे ने करके दिखाया था। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। IIT बॉम्बे, बी इज द राइट वन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी जून 2021 में एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कौन से प्लेस, उत्तर प्रदेश के कौन से प्लेस से जो है ये स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश के कौन से प्लेस से? दैट इज द शाहजहांपुर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शाहजहांपुर से, क्लियर। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी जेल में थे तो इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, इन्होंने लिखा था। इन्होंने बहुत ये गुनगुनाते भी थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गुनगुनाते थे। ये एक्चुअली एक उर्दू की पोइम थी जो लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी जी ने, बिस्मिल अजीमाबादी जी ने लिखी थी और इसको गुनगुनाते थे। लेकिन पेपर में कई बार आता है बिस्मिल अजीमाबादी नहीं आता, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी आप टिक कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इनको फेमस सरफरोशी की तमन्ना को वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही किया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शाहजहांपुर, यहाँ पे देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी 11 जून 1897 से, और इनकी डेथ हुई थी 1927 में। वर्ल्ड ओजोन डे जो है सेलिब्रेट कब किया जाता है? ओजोन लेयर जो होती है ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में देखने को मिलती है। और इस दिन 16 सितंबर को
16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ओजोन के लिए आपका प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें हमने जो भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको खत्म करना था, और 1987 में देखने को आपको मिला था प्रोटोकॉल। आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर। ओजोन आपको मैंने बता दिया है, और ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, O3 होता है। और ओजोन जो है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है, मतलब अगर ओजोन बढ़ने लग जाए हमारे नेचर में तो हीटिंग इफेक्ट शो करने लग जाती है। याद रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन का नियम, गुड गवर्नेंस डे। और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। अभी रिसेंटली 26 दिसंबर 2021 से, वैसे तो 22 में अनाउंस हुआ है, मैं 26 दिसंबर ही वर्ड यूज करूंगा। 26 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करने लगे हैं वीर बाल दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 से, वीर बाल दिवस 2022 से किया जाएगा एज ए ट्रिब्यूट किसके लिए? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो सिखों के 10वें सिख गुरु थे, उनके 2 बेटे थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी मतलब वो था, मतलब उनको चिनवा दिया गया था, उनकी डेथ हो गई थी, मतलब शहीदी मिल गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ये इनका 365वां बर्थ एनिवर्सरी थी। 365वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, मतलब अनाउंस हुआ कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करने लगेंगे, और ये सेलिब्रेट पहली बार होगा 2022 में। और जो 2 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो उनका नाम क्या था? साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। ये गुरु जी के बेटे थे, इनके गुरु गोविंद सिंह जी के ये 2 बेटे थे, इनको शहीदी मिली थी, इनके लिए वीर बाल दिवस हम सेलिब्रेट करने लगे 26 दिसंबर को, क्लियर, याद रखना। 21 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, सिविल सर्विसेज डे, सिविल परीक्षाओं का दिवस, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, याद रखना। और 21 अप्रैल को मैं ये हो गया सिविल सर्विसेज डे। एंड हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? मतलब भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन है? दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अंग्रेज हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया सर्विसेज, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो आपके वो हैं वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सेवाएं आती हैं, IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और आपकी फॉरेस्ट सर्विस इसमें आती है। 30 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी जो है मार्टियर्स डे, मतलब शहीदी दिवस, क्लियर, ये ध्यान रखना। और 30 जनवरी जो होता है आपका लास्ट संडे अगर हो तो लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आंसर नंबर सी, 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर, 16 सितंबर। डेविस कप जो है हम एसोसिएट करते हैं कौन से गेम के साथ? तो वो करते हैं लॉन टेनिस के साथ। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेविस कप हो गया, फेडरेशन कप, फेड कप जिसे हम कहते हैं, और व्हाइट मैन कप, ये जो कप होते हैं ये आपके टेनिस के लिए देखने को मिलते हैं दोनों। डेविस कप इज फॉर लॉन टेनिस, आंसर नंबर बी। इनमें से कौन से जो है किले को की ऑफ डेक्कन कहा जाता है? की ऑफ डेक्कन, की ऑफ डेक्कन का मतलब ये है दक्षिण में जाने का द्वार। एक्चुअली इस फोर्ट का नाम है दैट इज आसिरगढ़ फोर्ट। आसिरगढ़ फोर्ट जो है आपका किला है, ये सतपुड़ा रेंज में देखने को मिलता है, सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से आपकी नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वहां से निकलती हैं, और इसे हम कहते हैं आसिरगढ़ फोर्ट को की ऑफ डेक्कन। आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। यहां दिखा देता हूं मैं आपको आसिरगढ़ फोर्ट, हियर इज द आसिरगढ़ फोर्ट। ओखला बर्ड सेंचुरी कहां पे है? ओखला बर्ड सेंचुरी यूपी में है, और कहां पे? दैट इज इन द नोएडा, नोएडा में देखने को मिलती है। और इसको हम ओखला बर्ड सेंचुरी को हम और क्या कहने लग गए हैं अब? शहीद चंद्रशेखर आजाद सेंचुरी, शहीद चंद्रशेखर आजाद सेंचुरी कहने लग गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जो आपका नोएडा डिस्ट्रिक्ट, नोएडा में देखने को मिलता है, वहां पे है ये। इंग्लिश क्राउन जो है, अंग्रेजी क्राउन, वो किस टाइप का एक उदाहरण है? वो है आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी, कि उनको नाम मात्र के लिए उसको अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन चलती तो प्राइम मिनिस्टर की ही है वहां पे। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर सी।
इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ऑलरेडी हम पॉलिटी वाले टर्म्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेरिंग स्टेट जो है आपका कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? बेरिंग स्टेट जो कनेक्ट करता है बेरिंग सी एंड इट्स कॉल्ड चुकची सी, जो अलास्का और रशिया के बीच में है। दिखाता हूं मैं आपको। सो हियर इज द बेरिंग स्टेट। सो बेरिंग स्टेट इज इन द चुकची सी एंड द बेरिंग सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहां पे यूएस और रशिया के बीच में आता है आपका, अच्छा मतलब आई मीन अलास्का यूएस और रशिया के बीच में आता है आपका बेरिंग स्टेट। तो दिस इज द बेरिंग स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉस्फोरस स्टेट जो है आपका किसको कनेक्ट करता है, कौन सी वाटर बॉडीज को? सो ये करता है ब्लैक सी और मरमरा सी को, जो कि टर्की में देखने को आपको मिलता है। सो ब्लैक सी और मरमरा सी। सो हियर इज द ब्लैक सी एंड हियर इज द मरमरा सी। और इसमें आपका देखने को मिलता है आपका दैट इज बॉस्फोरस स्टेट बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोवर स्टेट जो है आपका कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? डोवर स्टेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। दिखाता हूं पहले आपको। इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है एंड दिस इज अ स्टेट ऑफ डोवर। अब ये जो इंग्लिश चैनल है एक्चुअली ये क्या कनेक्ट करता है? ये अटलांटिक ओशन में है, ये आर्म है अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन वो ओशन है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को मिलता है, बिजनेस देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, क्लियर। और ये सेपरेट करता है किसको? इंग्लैंड का साउथ वाला हिस्सा, साउथ इंग्लैंड हो गया, ठीक है, और यहां पे फ्रांस हो गया, और फ्रांस का नॉर्थ वाला हिस्सा, यानी कि नदर्न फ्रांस और साउथ इंग्लैंड के बीच में आता है क्या? इंग्लिश चैनल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे है जी? डोवर स्टेट, अगेन इन द इंग्लैंड एंड द फ्रांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरिडा स्टेट जो है ये कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? फ्लोरिडा स्टेट ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को, जो यूएस और क्यूबा में देखने को मिलता है फ्लोरिडा स्टेट। सो हियर इज द फ्लोरिडा स्टेट बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये यूएस एंड क्यूबा में देखने को मिलता है। हॉर्मुज स्टेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉर्मुज स्टेट बहुत बार पूछते हैं। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो है आपका ओमान एंड ईरान में। सो दिखाता हूं मैं आपको, लोकेशन दिखाता हूं हॉर्मुज स्टेट की। सो हियर इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है ये, ठीक है। सो ये किस में आता है? आपका ओमान और ईरान के बीच में देखने को मिलता है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हडसन स्टेट जो है ये कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? ये गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन को, जो कनाडा के बीच में देखने को मिलता है। सो हियर इज द हडसन स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हडसन स्टेट जो कि आपका गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन के बीच में देखने को मिलता है। सो दिस इज द हडसन स्टेट। मैगेलन जो स्टेट है आपका, ये कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। पैसिफिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन को, जो चिले में देखने को मिलती है। सो दिखा देते हैं आपको। सो दिस इज द मैगेलिनियन स्टेट, स्टेट ऑफ मैगेलिनियन, ठीक है। सो ये दिस इज द स्टेट ऑफ मैगेलिनियन, ये वाला, ठीक है, जो देखने को मिलता है आपको पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में। सो यहाँ पे, सो ये आपका साउथ ऑफ अटलांटिक ओशन है, ध्यान रखना, चिले के पास देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ मैगेलन। जिब्राल्टर स्टेट जो है ये किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में देखने को मिलता है। जिब्राल्टर स्टेट देखते हैं जी। सो हियर इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन, जो देखने को मिलता है आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं स्पेन और आपका स्पेन और मोरक्को के बीच में देखने को मिलता है। सो आंसर नंबर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक सी ओशन, सॉरी। फार्मोसा स्टेट, फार्मोसा स्टेट को हम ताइवान स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ताइवान स्टेट ये किसको कनेक्ट करता है? सो ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को, जो बिटवीन चाइना और ताइवान में देखने को मिलता है। सो हियर इज द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी, दैट इज द ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में मिलता है आपको ताइवान स्टेट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा है तो बताना मुझे, ठीक है। और आपको मुझे मेल कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं सेट 3 भी जल्दी बनाऊं। अगर चाहते हैं तो बताना फीडबैक कैसे है आपका, ठीक है। बाकी हम और भी क्लासेस लेके आएंगे, डिफरेंट चीज़ों की लेते ही ले रहे हैं हम। बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है, बार बार पढ़ना है।
सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।